हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर्स के बारे में, या फिर कहें हम कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेली लाइफ से। तो हमें अपनी डेली लाइफ में मोस्टली दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो मैटर्स और एक एनर्जी। मैटर कहें या फिर मटेरियल्स कहें, इन दोनों के बिना हमारी लाइफ क्या है, बिल्कुल बेकार है, अधूरी है हमारी लाइफ। इनके बिना हमारी लाइफ है ही नहीं। हम ये समझ के चलते हैं कि मैटर और एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में। तो जब भी हमें इनकी इंस्टेंटली ज़रूरत होती है, मैटर की या फिर एनर्जी की, तो करते क्या हैं, हम इनका स्टोर करके चलते हैं। जैसे मैटर की बात कहें, मटेरियल्स कहें, या फिर वाटर है, पानी की हम स्टोर करके चलते हैं। हमें अपने घरों में ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं, हम उसको स्टोर करके चलते हैं ओवरहेड टैंक्स में। ये नहीं कि उसी टाइम हम गड्ढा खोदेंगे और पानी निकालेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं पहले से ही, और जब भी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं उसका। लेकिन स्टोरेज का जो भी प्रोसेस है वो भी अलग अलग है ना। जैसी ज़रूरत है उसी हिसाब से स्टोर करते हैं। जैसे घरों में हमें जनरल यूज़ के लिए चाहिए तो ओवरहेड टैंक में स्टोर कर चलते हैं हम, वहाँ से पाइप के थ्रू पानी आता है, वहाँ से हम उसे यूज़ कर लेते हैं। मान लिया कि हमने 1 सेकंड में चाहिए कि भाई 50 लीटर वाटर चाहिए हमें 1 ही सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी बकेट में उसे स्टोर कर लेंगे। जैसी हमारी ज़रूरत है उसी हिसाब से हम इसको स्टोर करके चलते हैं। ऐसे ही हम एनर्जी को भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से स्टोर करके चलते हैं। लेकिन एनर्जी को जो स्टोर करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। और इनको स्टोर करने का जो प्रोसेस है, जैसे मान लिया हमें लाइट एनर्जी चाहिए, किसी भी कमरे में हमें लाइट चाहिए, जो बल्ब जलाना है, प्रकाश चाहिए, उजाला चाहिए हमें किसी कमरे में, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से वो सिंपल है कि फॉर्म चेंज होती है और हमें लाइट एनर्जी मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर बंद हो जाए घर में, तो हम क्या करते हैं कि बैटरीज रखते हैं या फिर इन्वर्टर्स रखते हैं, जो बैटरी के थ्रू, इन्वर्टर के थ्रू हमें लाइट एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बन के और हमें लाइट एनर्जी मिलती है। सिंपल है ना। तो ये प्रोसेस होता है। स्टोर करने का क्या प्रोसेस है, हम इसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बैटरीज में, है ना। वो चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वहाँ से चेंज होकर मिलती है हमें लाइट एनर्जी की फॉर्म में। तो जो स्टोरेज का प्रोसेस है एनर्जी का, वो क्या है, अलग है ना। डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसको स्टोर करके चलते हैं और रिक्वायर्ड फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं जैसा हमें ज़रूरत है हमारी। अब हम बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज या फिर कहें चार्ज का स्टोरेज जो है वो थोड़ा अलग प्रोसेस है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरली अपने घरों में यूज़ करते हैं, ये स्टोरेज नहीं होती। जो भी इलेक्ट्रिक हाउस या फिर कहें पावर प्लांट्स, जहाँ से भी लाइट आती है, जो लाइट कहते हैं आप इसको, लाइट एनर्जी जो है, प्रकाश जो मिलता है हमें, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मिलता है। तो जहाँ भी पावर प्लांट्स हैं या फिर कहें जनरेटर हैं, जहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में, वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। मीन्स उसी टाइम उसको जनरेट किया जा रहा है और वो डायरेक्ट सप्लाई आपको घरों में मिल रही है, वो स्टोरेज नहीं है। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर पाते अभी तक, क्योंकि हम इसे डिफरेंट फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हमने इसको बैटरी में स्टोर किया हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें डायरेक्ट स्टोर करना है तो हम इसको चार्ज की फॉर्म में स्टोर करेंगे, है ना। किसी भी बॉडी को हम चार्ज देके स्टोर करेंगे। और देखिए, ये बात मैंने बताई आपको कि स्टोरेज की तरीके भी अलग अलग हैं। जैसी हमारी ज़रूरत उसी हिसाब से स्टोर करके चलते हैं, है ना। अब पानी की बात करी थी, 1 सेकंड में हमें 50 लीटर मान लीजिए वाटर चाहिए, पानी चाहिए, तो हम एक बकेट में स्टोर कर लेंगे इसको। अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें या फिर चार्ज की बात करें, इसे स्टोर करना चाहते हैं हम, तो जनरली वायर्स के थ्रू हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, है ना। वहाँ वायर का एक अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जैसे पानी आ रहा है, जिसके पानी के पाइप का एक रेजिस्टेंस होता है ना। 1 सेकंड में हमें 50 लीटर वाटर नहीं मिल पाएगा किसी पाइप के थ्रू, है ना। खोलेंगे तो टाइम लगेगा उसे भरने में बकेट को, तो 1 सेकंड में नहीं मिलेगा, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है पाइप का अपना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक वायर्स का अपना रेजिस्टेंस होता है। तो अचानक से मान लीजिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए, जैसे कि 1 सेकंड में हमें 20 एम्पियर का करंट चाहिए, तो वो वायर के थ्रू इम्पॉसिबल है, हमें मिल नहीं पाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक जगह ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को या फिर कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम स्टोर कर लें, चार्ज को हम स्टोर कर लें किसी जगह पे, तो वो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उसे स्टोर करते हैं। जैसे आपने देखा है मोबाइल का जब हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो लाइट एनर्जी है ना, लाइट निकलती है उसमें से मोबाइल में से, जैसे ही फ्लैश ऑन करते हैं, जैसे ही
किसी भी फ़ोटो को हम शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, फ्लैश मिलती है, तो वो अचानक से हमें बहुत लार्ज करंट चाहिए उस टाइम पे, तभी वो अचानक से हमें इतना सारा प्रकाश मिल पाता है ना। तो जनरली इतनी लाइट नहीं मिल पाएगी। आप जनरली अगर इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ करेंगे तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करंट की हमें वहाँ ज़रूरत होती है, तो वो हमें स्टोर करना है, इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज की फॉर्म में से स्टोर करके चलना है। तो वो है आज हमारा कॉन्सेप्ट जो है कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर ही स्टोर कर पाता है। या फिर कहें, आपने देखा होगा अपने घरों में जब फ़ैन कभी भी ख़राब हो जाता है तो उससे एक साउंड आती है, एक बजिंग साउंड आती है इस तरीके से, लेकिन वो घूम नहीं पाता। अगर आप कई बार क्या करें, एक लंबी सी स्टिक लें, कोई छड़ी लें, उससे उसे घुमा दें इस तरीके से, तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो फ़ैन को जब हम स्टार्ट करते हैं, है ना, तो उस टाइम पे हमें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो जनरली जो 220 वोल्ट पे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो तो हो ही रही है, लेकिन फ़ैन को जब स्टार्ट करना है तो उस टाइम पे हमें एक और एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ़ैन को घुमाने के लिए वहाँ पे टॉर्क होता है ना, टॉर्क बनता है, वहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क बनता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है उसमें मैग्नेटिक टॉर्क बनता है और उससे वो मोटर घूमती है। लेकिन जब शुरुआत होती है पंखे के चलने की, उस टाइम पर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में और एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे कि जो मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। आपने कई बार देखा होगा, जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल खड़ी हुई है, आप साइकिल को चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है थोड़ा सा, और आपको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। उसके पेडल पे टॉर्क ही तो लगाते हैं तभी वो घूमती है, तो ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। जैसे ही वो घूमना स्टार्ट कर देती है तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपको आराम से अपने पेडल मारते रहते हैं और आप वो चलती रहती है। वैसे ही बाइक है, स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेटर थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है स्टार्ट में, तो शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की या फिर कहें एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही पंखे में हमें ज़रूरत होती है स्टार्ट में ज़्यादा मैग्नेटिक टॉर्क की, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर या फिर कहें कंडेंसर यूज़ करते हैं। वहाँ कंडेंसर में हम एक लार्ज अमाउंट में चार्ज को स्टोर करके रखते हैं पहले से। तो यही है चार्ज को स्टोर करना। हम किस में, कैपेसिटर में, किस में स्टोर करते हैं उसको, कैपेसिटर में स्टोर करते हैं या फिर कहें कंडेंसर में स्टोर करके चलते हैं। तो कंडेंसर के बारे में आपने देखा होगा, जनरली पंखे में कंडेंसर लगा रहता है। वो यही काम करता है कि स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब एक बार वो घूम जाता है पंखा, है ना, तो फिर वो घूमता रहता है और उसको मेंटेन करके रखता है वो, है ना, जो भी कंडेंसर लगा रखा है हमने वो उसको मेंटेन भी करके रखता है। लेकिन स्टार्ट में जो हमें एक फोर्स चाहिए, इंस्टेंट फोर्स चाहिए या फिर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, वो हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को चार्ज की फॉर्म में हम स्टोर करके चलते हैं कैपेसिटर में या फिर कहें कंडेंसर में। अब चार्ज को हम कहाँ कहाँ स्टोर करेंगे, है ना, तो ये ही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, किस किस फॉर्म में स्टोर करके चलेंगे। कैपेसिटर के भी डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करने से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटेंस की। देखिए, कैपेसिटर ही स्टोर करता है चार्ज को, लेकिन कोई भी बॉडी है या फिर कंडक्टर है, उसको भी हम चार्ज दें तो वो भी उसे स्टोर करेगा, उसका भी अपना एक क्या होगा, स्टोरेज होगा। तो कैपेसिटेंस क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की एक एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज को होल्ड कर पाएगी, है ना। इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंडक्टर से, है ना। कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, मान लीजिए ये कंडक्टिंग बॉडी है एक, है ना, हम इसको जब चार्ज देंगे तो चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, जनरली हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कोई भी एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को हमने कहीं पे भी रबिंग किया, सिंपल बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कहीं भी रबिंग किया ग्लास रॉड को, उसके पास चार्ज आ जाता है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ग्लास रॉड पर, हम क्या करते हैं, उस ग्लास रॉड को टच करते हैं जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको एक स्टेप में पढ़ते हैं हम इस चीज़ को, इसे चार्ज मिलेगा, मान लीजिए प्लस चार्ज मिल गया। ऐसे इसको हमने टच करा दिया, इस ऑब्जेक्ट को, इसको ग्लास रॉड को हमने इस कंडक्टिंग बॉडी से हमने टच कराया, कंडक्टर है ये। तो आप पढ़ चुके हो, जो भी चार्ज है इसके सरफेस पर फैलता है, प्लस चार्ज, फिर और प्लस चार्ज आएगा, है ना। तो इसके पास क्या होगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे चार्ज आएगा वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ता जाएगा और हमें ज़्यादा अमाउंट में इस पर चार्ज रखना होगा
क्योंकि वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा रिपल्सन के अगेंस्ट हमें, तो धीरे धीरे करके ये चार्ज होगी और इसका चार्ज खत्म होता रहेगा। दोनों इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होंगी तो दोनों पर चार्ज सेम रहेगा, वो बात अलग है। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि हमें कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टर है, इसको चार्ज करना है, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है तो उसको चार्ज दे सकते हैं, तो वो कह सकते हैं कि ये स्टोर कर रहा है चार्ज को अपने पास, है ना। तो इसकी अपनी एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की। तो जैसे जैसे हम चार्ज देते जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि देखिए, जब हम चार्ज देंगे तो ये तो सरफेस पर तो रहता ही है, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये आप पढ़ चुके हो, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, है ना। जैसे जैसे चार्ज देंगे, चार्ज बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल भी इसका बढ़ता जाएगा। लेकिन जो चार्जिंग का जो प्रोसेस है, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज, एक हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है इसको, पहला पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पहला पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको ऐसे नहीं देते हम, तो टच कर देंगे, जितना भी हो बहुत तेज़ी से होता है ये प्रोसेस। लेकिन हम इसको स्टेप में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आया इसके पास, तो एक आएगा कैसे, देखिए पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, है ना, ये मूव नहीं करते। होता क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो कंडक्टिंग बॉडी है इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, जो कि एक इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा इस कंडक्टिंग बॉडी का, तो इस बॉडी पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन कम होगा, है ना, फिर एक और इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगी बॉडी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये चार्जिंग का कुछ इस तरीके से हम प्रोसेस को समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल भी साथ में इसका इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब बात आती है कि ये कब तक इंक्रीज होगा, तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की अपनी क्या रहती है, एक स्टोरेज एबिलिटी रहती है कि कितना चार्ज ये स्टोर कर पाएगी, है ना। मान लिया कि इसे हमने इतना चार्ज दिया कि ये पूरी बॉडी पे फैल गया, ठीक है। अब कितना चार्ज हम इसे दे सकते हैं, है ना, कोई भी प्रोसेस है, जो भी जिस भी प्रोसेस से हम दे रहे हैं ऐसे चार्ज, सिंपल ऐसे हम चार्ज दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये कब तक स्टोर करेगी। देखिए इसके आउटसाइड जो सराउंडिंग है उसमें क्या है, एयर है, जनरली क्या है, एयर। जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को दे रहे हैं तो ये भी अपना लीक करना स्टार्ट कर देता है। एक बॉडी, उस जो पर्टिकुलर बॉडी है उसकी एक एबिलिटी है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर पाएगी। फिर क्या होगा, ये चार्ज लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, लीक होगा चार्ज। जैसे किसी भी गिलास में हम पानी भर देते हैं तो ऊपर तक पानी भर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही किसी भी कंडक्टिंग बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी है कि उससे ज़्यादा चार्ज आएगा तो वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। लीक होना मीन्स कैसे, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आसपास हमारे एयर है और हम इसको पढ़ चुके हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ा था पोलराइजेशन वाले लेक्चर में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर है हमारे चारों तरफ, तो इस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए, इस बॉडी ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना हो जाए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना, 1 मीटर डिस्टेंस में मान लेते हैं इतना पोटेंशियल है, 1 मीटर में 3 × 10⁶ वोल्ट का अगर पोटेंशियल है, प्रोड्यूस कर रही है अगर ये बॉडी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उस डाइलेक्ट्रिक का, है ना। ये ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं हम इसको, या फिर कहते हैं हम इसको इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर इस कंडक्टिंग बॉडी ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है उसकी वैल्यू अगर इससे ज़्यादा हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इसकी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाए, तो ये जो एयर है, जो डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा मीन्स इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होके इधर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो होगा क्या कि ये लीक कहेंगे हम चार्ज को, क्या हो रहा है, ये लीक हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है एयर के थ्रू, है ना, आगे जा रहा है चार्ज फ्लो करके। तो ये होता क्या है कि इसका लीकिंग स्टार्ट हो जाती है चार्ज की, तो उससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं दे सकते। तो हम चाहते हैं कि चार्ज और ज़्यादा दे पाएँ, तो हमारे पास अब 2 तरीके हैं चार्ज को बढ़ाने के, हम और ज़्यादा चार्ज दे पाएँ इस कंडक्टिंग बॉडी को। एक तो इसका हम साइज इंक्रीज कर दें, जो भी साइज है इस बॉडी का, है ना, और बड़ी बॉडी कर दें, तो ये चार्ज इसका जो लेने की वो एबिलिटी है और बढ़ जाएगी। या फिर हम एक काम करें कि जो डाइलेक्ट्रिक एयर है, इसका जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इतना है, ये अगर कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक हो इसके चारों तरफ
जिसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वैल्यू बढ़ जाए। मींस जो डाइलेक्ट्रिक है एयर, ये एयर के लिए है। किसके लिए है? एयर के लिए। एयर के लिए अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है तो एयर का क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर चार्ज फ्लो होने लगता है एयर के थ्रू। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई और डाइलेक्ट्रिक लगाएं और उसके लिए इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे अब अगर हम बात करें माइका की हम बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 160 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, या फिर कहें 160 किलोवोल्ट पर mm। जनरली इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की जो यूनिट होती है हम किलोवोल्ट पर mm में भी लेते हैं। ये ध्यान रखना आप इस चीज़ को, किलोवोल्ट पर mm में, क्योंकि बहुत छोटे से ही पार्ट में हमें किलोवोल्ट में ज़रूरत पड़ती है। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है तो छोटी सी यूनिट इसकी लेके चलते हैं, किलोवोल्ट पर mm पर मिलीमीटर। लेकिन जो वैल्यूज़ है कुछ इस तरीके से है, 3 से 160 इंक्रीज हो गई। मीन्स हम इसी ही बॉडी को, इसका साइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना, अब साइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने चेंज कर दिया, इसकी जगह क्या ले लिया? माइका ले लिया। इसके चारों तरफ क्या ले लिया हमने? माइका ले लिया। जो मीडियम है वो हमने चेंज कर दिया। जो कंडक्टिंग बॉडी जिस मीडियम में रखी हुई है उसके पास में जो मीडियम है वो हमने चेंज कर दिया। फिर क्या होगा कि हम और चार्ज दे सकते हैं। जब चार्ज और दे सकते हैं तो जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पहुंच जाएगा 160 इंटू 10⁶, इससे और ज़्यादा अगर चार्ज हम देंगे, इसके बाद जब चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया इससे तो होगा क्या? फिर से माइका का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमने क्या किया? एक तो हमें साइज बढ़ा दें, इससे और चार्ज दे सकते हैं उस बॉडी को, और दूसरा हम क्या करें? उसका मीडियम चेंज कर दें, है ना। क्या चेंज कर दें? जो भी मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है, उसे हम बदल दें, है ना। तो इन दो तरीकों से क्या हो सकता है, वो जो बॉडी है उसकी जो चार्ज लेने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। यही चीज़ हम पढ़ेंगे। अब इसको हम डिफरेंट तरीके से कम करेंगे। इसका जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल है उसको, जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू बढ़ जाए, इस तरीके से हम उसमें वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ है, इसका कंसेप्ट है कि हम किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज देंगे वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो साइज और मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये सिंपल चीज़ है। अब हम बात करें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि सबसे पहले एक बात की, जैसे जैसे हम इसे चार्ज देंगे, हमने कोई भी चार्ज दिया इसे, है ना, चार्ज देने से क्या होगा? इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बॉडी का क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये बात हमने स्टार्ट में ही देखी थी कि जैसे ही चार्ज बढ़ेगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो देखिए कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस किसी बॉडी का, कंडक्टिंग बॉडी का एक एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की, है ना। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कह सकते हैं हम, यहाँ पे इसकी बात करेंगे अभी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is the measure of ability to hold electric charge, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम, इसकी थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना वो इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकती है कोई भी बॉडी। तो ये रहेगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में, है ना। तो ये जनरल है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अभी इसकी न्यूमेरिकली हम पता करेंगे कि इसको मेजरमेंट क्या रहता है, इसका मेजर कैसे करते हैं, डिफरेंट बॉडी के लिए क्या रहती है इसकी वैल्यू पता करने की। कैसे पता करेंगे? अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके हम कैसे पता करेंगे किसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हाई है, किसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लो है। तो ये चीज़ हमें पता करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे हमें इसका बदल देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इन चीज़ों को, फिर से फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी बॉडी है उसे हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, है ना। इसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो कोई भी बॉडी है उसे चार्ज देंगे तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ये हमारा बेस है, यहाँ से हम लेके चलेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। देखिए
मान लीजिए कि कंडक्टिंग बॉडी है और इसको हमने Q चार्ज दिया। इनिशियली इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। क्या है, इस बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो था, लेकिन हमने इसको Q चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल हो जाता है V हो जाता है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, V हो जाता है ना। तो जैसे जैसे हम इसे चार्ज देंगे इस बॉडी को, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ये जनरल सी बात है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो पोटेंशियल है, मान लिया कि इसे हमने 1 कूलम चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल क्या था, स्टार्ट में ज़ीरो था, V ज़ीरो था। 1 कूलम हमने इसे चार्ज दिया तो इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ के हो गया, मान लेते हैं 1 वोल्ट ही हो गया। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। इसे हमने और चार्ज दिया, 1 कूलम चार्ज और दे दिया, फिर इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 2 वोल्ट हो गया, है ना। स्टार्ट में पोटेंशियल क्या था, इसका ज़ीरो था। अब कितना है इसका पोटेंशियल, 2 वोल्ट है। तो हमने चार्ज कितना दिया, 2 कूलम चार्ज देने पे पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, 2 वोल्ट इंक्रीज हो गया पोटेंशियल, है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना चार्ज दे रहे हैं उससे कितना पोटेंशियल इंक्रीज होना है, वो पोटेंशियल लेना है हमें, ना कि उस पर जो वैल्यू है टोटल पोटेंशियल की, जो वैल्यू पोटेंशियल की है वो नहीं लेनी। मान लेते हैं अगर इसका पोटेंशियल इनिशियली कुछ चार्ज दे रखा हो किसी ने, इनिशियली इसका पोटेंशियल होता 2 वोल्ट, अब हमने 1 कूलम चार्ज दिया इसे, है ना, तो 1 वोल्ट और इंक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। फिर और 1 कूलम चार्ज दिया तो फिर कितना हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी था ही, फिर 3 हो गया, अब हो गया 4 वोल्ट। तो 2 कूलम चार्ज देने पे 2 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है आपको, इंक्रीज इन पोटेंशियल वो लेना है यहाँ पर, जो पोटेंशियल की जगह आप लेंगे, है ना। तो जो V है वो क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल कह सकते हैं, या फिर नेट पोटेंशियल वो हमें यहाँ लेना है। नेट पोटेंशियल कहें या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 4 वोल्ट हो गया 2 कूलम चार्ज देने पे, अब 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट बढ़ा, 2 कूलम चार्ज दिया तो 2 वोल्ट बढ़ा। तो नेट पोटेंशियल कहें या फिर कहें हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, है ना, और पोटेंशियल भी कह सकते हैं। ओनली पोटेंशियल भी हम इसे कह सकते हैं अगर इनिशियल पोटेंशियल ज़ीरो है तब। अगर इनिशियली इस बॉडी का पोटेंशियल क्या होता, ज़ीरो होता, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, केवल पोटेंशियल है। तो इसीलिए हम यह बताते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है, नेट पोटेंशियल कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, या फिर पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब हम यहाँ इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं C। इस C को ही कहते हैं हम कैपेसिटेंस, है ना। अब मेजरमेंट कर रहे हैं हम कैपेसिटेंस का, वो तो हमने थ्योरी समझ दी उसकी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट है कैपेसिटेंस को कैसे हमें कैलकुलेट करना है, मेज़र कैसे करना है डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए, है ना। जो डिफरेंट कैपेसिटर होंगे उनकी हमें एबिलिटी पता करनी है कि ये कितना चार्ज होल्ड कर पाएंगे, तो वो कौन बताएगा, कैपेसिटेंस बताएगा कि कितना इसका कैपेसिटेंस है इस बॉडी का, ठीक है। तो C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी। तो C कितना हो जाएगा, Q/V, ठीक है। और V को आपको ध्यान रखना है, अगर इनिशियल पोटेंशियल ज़ीरो है तो सिंपल पोटेंशियल कह सकते हैं, अगर ज़ीरो नहीं है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं वहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल आप वहाँ पे लेंगे कि नेट पोटेंशियल क्या है उस बॉडी के पास, उतना चार्ज देने पर, कितना चार्ज देने पर, Q चार्ज देने के बाद कितना नेट पोटेंशियल उसने गेन किया वो लेंगे आप, है ना। गेन इन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल, है ना। क्लियर हो गया होगा आपके लिए, गेन इन पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल उसने गेन किया वो चीज़। तो कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, सिंपल है, ये बेसिक फॉर्मूला है और आप इसे रट लीजिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा, कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो Q क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, और V क्या है, वोल्ट, है ना, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट कह सकते हैं हम इसकी यूनिट, है ना। लेकिन इसकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है फैरेड, इसको कहते हैं हम कूलाम पर वोल्ट को कहते हैं हम फैरेड। अभी फैरेड की भी हम बात करेंगे, ठीक है, कितनी लार्ज यूनिट होती है, कैसी छोटी यूनिट होती है, फिर कैसी यूनिट होती है। उससे पहले हम
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन कर देते हैं न्यूमेरिकली। अभी हमने डिफाइन किया था इसको, एक सिंपल डेफिनेशन दी थी, लेकिन अब हम देखेंगे इसको न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। किसी भी बॉडी का हमें कैपेसिटेंस पता करना है तो किसे कैसे बताएंगे। देखिए कैपेसिटेंस कैपेसिटी नहीं है, जैसे वाटर है, किसी भी एक ग्लास है उसमें 200 ml पानी आता है तो वो उसकी कैपेसिटी है कि भाई 200 ml पानी आएगा इसमें, है ना। ऐसे ही यहाँ कैपेसिटेंस वो चीज़ नहीं बताएगा कि ये बॉडी कितना चार्ज स्टोर करेगी, ये चीज़ नहीं बताता कैपेसिटेंस कि कितना चार्ज स्टोर करेगी। ये नहीं बताएगा कि ये बॉडी 100 कूलम चार्ज स्टोर करेगी या फिर 10 कूलम चार्ज स्टोर करेगी, है ना। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ कैपेसिटेंस जो बताते हैं हम वो होता है कि 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ, है ना। हमने बॉडी को अगर Q कूलम चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल V इंक्रीज होता है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो कैपेसिटेंस निकल के आ जाता है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज देने पर अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है तो वो 1 फैरेड है ना, 1 फैरेड आएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर इफ V इज 1 तो C कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, है ना। तो कोई भी बॉडी है उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइन एज द चार्ज required to increase potential by unit amount, या फिर यूनिट वोल्ट कहें हम, है ना, या फिर 1 वोल्ट कहें हम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनेगी। तो आप इसे कैसे समझेंगे, अगर किसी बॉडी को हमने 1 कूलम चार्ज दिया, 1 कूलम चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया, 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 फैरेड हो जाएगा। ये तो फैरेड की हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है यहाँ पर कि 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज हमें चाहिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइन एज, मेन चीज़ आप यहाँ से समझेंगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइन एज व्हाट, द चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज हमें चाहिए। किसी भी बॉडी का पोटेंशियल हमें 1 वोल्ट इंक्रीज करना है तो कितने चार्ज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय यूनिट वोल्ट, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का 1 वोल्ट इंक्रीज करना है हमें पोटेंशियल, तो कितना चार्ज ले रही है वो बॉडी, वो होता है कैपेसिटेंस। इसको या फिर ऐसे कहें, अगर 2 बॉडीज़ हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि 2 डिफरेंट बॉडीज़ हैं, एक बॉडी ये है A और सेकंड है B, ओके। A बॉडी कैसी है, इसे हम अगर चार्ज देते हैं 0.5 कूलम हमने इसे चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ 1 वोल्ट, ठीक है। ए बॉडी को हमने 0.5 कूलम चार्ज दिया, उसी से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया 1 वोल्ट, ओके। और बी बॉडी कैसी है, इसको हमने 1 कूलम चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तब जाके 1 वोल्ट। इसको तो थोड़ा चार्ज दिया, थोड़ा सा चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ गया इसका 1 वोल्ट, है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ये बॉडी कम चार्ज को होल्ड कर पाएगी, ये ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर रही है। मीन्स 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज होने के लिए केवल ये बॉडी तो 0.5 कूलम चार्ज ले रही है, लेकिन ये बॉडी 1 कूलम चार्ज ले रही है, जब जाके पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है इसका। तो कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा होगा, बी का ज़्यादा होगा। देखिए न्यूमेरिकली भी ज़्यादा होगा, Q/V होता है ना, Q/B, तो 0.5/1, यहाँ कितना है 1/1, है ना। तो ये वैल्यू क्या है 0.5 ओनली, 0.5 फैरेड है इसका, और इसका कितना है 1 फैरेड, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली भी ज़्यादा है बी बॉडी का ए से, है ना। और सिंपल आप समझ रहे हैं, अगर बॉडी थोड़ा सा चार्ज लेके ही 1 वोल्ट बढ़ा दे उसका कैपेसिटेंस कम है, अगर एक बॉडी ज़्यादा चार्ज ले तब जाके 1 वोल्ट इंक्रीज करे अपना पोटेंशियल, है ना, वो ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर पाएगी। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइन एज
क्या होता है, द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट या फिर यूनिट वोल्ट। ये होती है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है इसकी, है ना। 1 फैरेड क्या है, 1 फैरेड को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे, है ना। फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे इसके बाद देखेंगे फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने में, तो क्योंकि और भी चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं 1 फैरेड को कैसे आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पर 1 फैरेड को देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, 1 फैरेड में कुछ नया नहीं है ना। 1 फैरेड कब आएगा ये, अगर चार्ज कितना हो 1 कूलाम, ठीक है, और पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो 1 वोल्ट, है ना। तो कैपेसिटेंस कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का, कंडक्टर का 1 फैरेड, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 फैरेड इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। 1 फैरेड क्या है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बॉडी, किसी भी कंडक्टर बॉडी का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है 1 फैरेड। किस बॉडी का है, 1 फैरेड इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बॉडी इफ we give 1 coulomb charge to that body। अगर उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज दिया जाता है और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाता है, इफ वी गिव 1 कूलम चार्ज टू दैट बॉडी देन पोटेंशियल रेज बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 फैरेड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे 1 फैरेड इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर बॉडी। किसी भी कंडक्टर बॉडी का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। इफ वी गिव 1 कूलम चार्ज टू दैट बॉडी देन पोटेंशियल रेज बाय 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो वो उसका 1 फैरेड हम कहेंगे। देखिए, अगर इसे हम 2 कूलम चार्ज भी दें और इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, है ना, तो भी क्या होगा 1 फैरेड ही होगा, क्योंकि 2/2 क्या आएगा 1 फैरेड आएगा, है ना। 4 कूलम चार्ज दें, 4 वोल्ट ही पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तब भी वो क्या आएगा 1 फैरेड आएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस बॉडी का 2 कूलम चार्ज देने पर 2 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसका 1 कूलम चार्ज देने पर 1 वोल्ट ही इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तो हम सिंपल उसकी बेस की बात करेंगे तो वही है 1 फैरेड। 1 फैरेड को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए 1 फैरेड बहुत ही लार्ज यूनिट होती है। कितना चार्ज होल्ड करेगी, है ना, कितना चार्ज होल्ड कर रही है वो ऑब्जेक्ट, वो उसके लिए है ये 1 फैरेड, है ना। 1 कूलम चार्ज के लिए, तो 1 कूलम चार्ज भी बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो ये लार्ज यूनिट होती है। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं ना, 1 कूलम चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी के पास होंगे या फिर निकल गए होंगे, तब जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। बिलियंस और ट्रिलियंस हमने चेक किया था, एक न्यूमेरिकल किया था पहले, है ना। तो आपको पता है कि 1 कूलम चार्ज भी बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो 1 फैरेड जो है क्या है, लार्ज यूनिट है। तो जनरली हम जो यूज़ करेंगे, है ना, यूनिट जो यूज़ करेंगे इसकी, यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, जो फैरेड है इसको जो हम यूज़ करेंगे, एक तो मिली फैरेड, ठीक है, मिली फैरेड में यूज़ करेंगे। मिली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 10⁻³ फैरेड, ठीक है। मिली की जगह क्या यूज़ करते हैं 10⁻³ एक हम यूज़ करेंगे माइक्रो फैरेड, माइक्रो की जगह क्या यूज़ करते हैं हम 10⁻⁶। मिली फैरेड यूज होंगी यूनिट, माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। और एक यूज़ होगी पिको फैरेड, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पिको फैरेड का यूज़ होने वाला है। तो पिको की जगह हम यूज़ करते हैं 10⁻12 फैरेड। सारी की सारी यूनिट 1 फैरेड से छोटी है ना। चार्ज के लिए जो फैरेड यूनिट है, देखिए जनरली जो प्रैक्टिकल यूनिट है
वो क्या है, एक तो मिलीफैरेड, माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। नैनोफैरेड का बहुत कम यूज़ होगा। ये जो 3 हैं ये प्रैक्टिकल यूनिट है ना। तो ये है फैरेड की बात, ठीक है। अभी हमने बात की थी किसकी, कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी का हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है ना। किसी कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो हम 2 चीज़ों को इंक्रीज करेंगे, या तो उसका साइज इंक्रीज कर दें, है ना, और दूसरा उसका क्या इंक्रीज कर दें हम, जो मीडियम है, जहाँ वो बॉडी जिस मीडियम में रखी गई है, साइज इंक्रीज कर दो या फिर उसका मीडियम इंक्रीज कर दो, एयर की जगह कुछ और वहाँ लगाओ, है ना। तो वो उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस को हमें इंक्रीज करने के लिए देखिए, साइज की हम जब बात करें तो साइज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो बॉडी बहुत बड़ी होती जाएगी, और बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ होंगी तो हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली वो अनफिट होगा, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है तो क्या होगा, प्रैक्टिकली अनफिट होगा, प्रैक्टिकली अनफिट, है ना। चार्ज किस में स्टोर करते हैं हम, कैपेसिटर में स्टोर करते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं, तो साइज तो हम नहीं बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे क्या, उसका जनरली मीडियम को ही चेंज करेंगे, उसका जो मीडियम है उसका वही चेंज करना होगा, और मीडियम को चेंज करने से ही हम उसका चार्ज होल्ड करने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम क्या बढ़ाएंगे, नेक्स्ट मीडियम की ही बात करेंगे, और मीडियम ही हम उसका चेंज करेंगे, जो उसके चारों तरफ मीडियम होगा। या फिर देखिए, अभी हमने बात की, एक बॉडी है, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, है ना, इसका जो मीडियम है यहाँ, अभी ये हमने लीनियर बॉडी ले ली, तो ये मीडियम हमें चेंज करना है ना। देखिए, अभी केवल ये कंडक्टर है, ओनली कंडक्टर के कैपेसिटेंस की बात की है, अभी हमने इसको कैपेसिटर नहीं कहा है, अभी तक हमने इसे कैपेसिटर नहीं कहा, ओनली कंडक्टर कहा है, और इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है ये कहें हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये हमने स्टडी किया है अभी, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर क्या होता है, अभी मैं आपको बता देता हूं। कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, एक होती है नेगेटिव प्लेट और होती है, उससे क्या होता है, पोटेंशियल को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अदर बॉडी के लिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। और पोटेंशियल को इंक्रीज करने का थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, जिससे कि कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा पता लग जाए आपको। अब देखिए, कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है किसी दूसरी बॉडी के लिए, देखिए एक बॉडी के लिए तो जितना चार्ज देंगे उतना ही इंक्रीज होगा पोटेंशियल भी, तो ये कांस्टेंट रहेगा किसी एक बॉडी के लिए। लेकिन 2 बॉडी के लिए अलग अलग बात करें, 2 है ना, 2 बॉडी के लिए 2 डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडी हैं, तो वहाँ पे अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा। तो जिस बॉडी के लिए उनके बीच में जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर हमें V को कम कर दें, पोटेंशियल को कम कर दें, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो कैसे इंक्रीज होगा, यहाँ हम एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेके आए तो क्या होगा, इससे फील्ड कम हो जाएगा इन दोनों के बीच, फील्ड कम होने से पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ जो मीडियम है वो भी इसको कम करेगा। मीडियम कैसे कम करेगा, क्योंकि मीडियम क्या करता है, ज़्यादा कोई बड़ा डाइलेक्ट्रिक लगा दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको होल्ड करने की पावर ज़्यादा होती है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हम पोलराइजेशन में पढ़ चुके हैं, तो जितना ही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आगे से, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये अभी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसकी भी, है ना। ई नॉट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सामने से ई आई प्रोड्यूस हो जाता है, उससे क्या होता है, इस रीजन में फील्ड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है इस रीजन में, डाइलेक्ट्रिक बदलने से, मीडियम बदलने से, या फिर कहें इसको डाइलेक्ट्रिक कहें, है ना, डाइलेक्ट्रिक बदलने से क्या होता है, फील्ड कमजोर हो जाता है। फील्ड कमजोर होने से पोटेंशियल कमजोर हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, वो बॉडी और ज़्यादा चार्ज लेगी। तो ये होता है कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन हमने अभी जनरली पढ़ा था केवल एक बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए, है ना, कंडक्टर्स का कैपेसिटेंस देखा था। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है ना, सिंपल कंडक्टर है, वो भी एक कैपेसिटर है, और उसकी जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, उसको हम कहाँ मान सकते हैं, इनफाइनाइट पे। जो नेगेटिव प्लेट है उसको कहाँ मान सकते हैं, इनफाइनाइट पे रखी हुई है। वो कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस कंडक्टर से।
तो एक सिंपल कंडक्टर को भी हम कैपेसिटर कह सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल कंडक्टर को भी हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटर कह सकते हैं, जिसकी एक प्लेट कहाँ रखी हुई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है। तो ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक बदलने से क्या होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी एबिलिटी बढ़ जाएगी चार्ज को होल्ड करने की। कैसे बढ़ जाएगी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, जिससे पोटेंशियल कमजोर हो जाएगा, उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो कमजोर हो जाएगा। उसको कमजोर करने से क्या होगा, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका रहेगा यहाँ पे चेंज करने का। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस को डिफरेंट बॉडीज के लिए। ठीक है, डिफरेंट बॉडीज कहें या फिर कंडक्टिंग बॉडीज कहें, उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसका कैपेसिटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पता करेंगे। और साथ ही हम पता करेंगे, हमने बात बताई थी कि 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है ना। ठीक है, इसकी बात करेंगे कि 1 फैरेड किसके पास होगा चार्ज, कितनी बड़ी बॉडी होगी जिसके पास 1 फैरेड चार्ज रह सकता है, और 1 फैरेड चार्ज किस बॉडी के पास रहेगा। वहीं से हमारा कंसेप्ट बनेगा कि कैपेसिटर का यूज कैसे ज़रूरत पड़ी। कैपेसिटर मीन्स एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट उसके साथ रखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी भी हम बात करेंगे। वो यहीं से पता लगेगा अभी हम जब फैरेड की बात करेंगे कि 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है ना, किस बॉडी के पास 1 फैरेड चार्ज रह सकता है, वो बॉडी प्रैक्टिकली कितनी बड़ी होगी, उसका साइज डायमेंशन उसका कितना बड़ा होगा जिसके पास 1 फैरेड चार्ज रहेगा, है ना। ऐसी कंडक्टिंग बॉडी की बात करेंगे हम। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये बॉडीज तो बहुत बड़ी होती है, तब हमें ज़रूरत पड़ी थी कैपेसिटर की। फिर हमने एक नेगेटिव प्लेट लगा के कैपेसिटर को बनाया, है ना। तो एक जनरल कंडक्टर से, क्योंकि हर बॉडी चार्ज को होल्ड कर सकती है, तो एक जनरल कंडक्टर से हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करना है। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है ना। यहाँ आप बता सकते हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। ठीक है, और विच कैन वी रिसीव बैक व्हेन वी नीड, जब हमें ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हम उसको रिसीव बैक कर सकें, और वेरी लार्ज स्पीड के साथ, बहुत ही लार्ज पेस के साथ, है ना। डिस्चार्ज, उसका चार्ज का क्या करते हैं, डिस्चार्ज, बहुत ही तेज़ी से हमें वो वापस मिल सकता है। कैपेसिटर कैसी डिवाइस होती है, बहुत तेज़ी से लार्ज अमाउंट में हमें चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को वापस दे देता है। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। वन फैरेड की बात मैंने आपको बता ही दी है ना। अभी देखेंगे, आपको पता लगेगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कोई भी कंडक्टर है और उसके पास 1 फैरेड कैपेसिटेंस है, तो वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, वो कंडक्टिंग बॉडी कितनी बड़ी होगी। तो सबसे पहले माना हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ठीक है, हम कहें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फर्स्ट, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग बॉडीज के लिए कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे आज से निकालना। आज के लेक्चर में हम एक ही निकालेंगे, केवल स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटर की ज़रूरत बन जाएगी हमारी, क्योंकि आज हमें पता लग जाएगा कि वो बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो फिर हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो हम आज निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ओके। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर निकालेंगे किसके लिए, एक स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। तो देखिए, एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेते, कोई भी स्फीयर ले लेते, कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया हमने ये। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है ये, कंडक्टिंग स्फीयर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड या फिर
स्फेरिकल शेल हो सकती है क्योंकि सरफेस पर ही रहता है जो भी चार्ज हम देते हैं। मान लिया हमने इसको Q चार्ज दिया और Q चार्ज इसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। Q चार्ज इसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा जो भी हम चार्ज देंगे, और Q चार्ज देने से इसका जो पोटेंशियल है वो V हो जाता है। क्या हो जाता है? V हो जाता है Q चार्ज देने पर। तो C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V, और V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल, पोटेंशियल V। ठीक है, अब इसका रेडियस ले लिया हमने R रेडियस है इसकी। कितनी है रेडियस? R है इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस R है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके सरफेस पर, है ना? सरफेस पर पोटेंशियल हम पढ़ चुके हैं, थिन स्फेरिकल शेल के लिए भी निकाल चुके हैं, है ना? वही सॉलिड कंडक्टर के लिए सबके लिए होगा। लेक्चर पहले कर चुके हैं हम, ये लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो V क्या होता है? पोटेंशियल, है ना? पोटेंशियल की बात करें हम तो कितना होता है इसका? K, Q जो चार्ज दिया है अपॉन R क्या है इसकी यहाँ पर? रेडियस है। ठीक है, K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कंडक्टिंग स्फीयर कहाँ रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है। तो एप्सिलॉन R जो होता है उसको 1 ले लेते हैं, तो इसको हटा देंगे यहाँ पे हम, इंटू Q अपॉन R। तो ये हो गया पोटेंशियल। देखिए हर बार जितना चार्ज देंगे कितना पोटेंशियल आया उस बॉडी पे वो रहेगा प्रोसेस। एक तो Q चाहिए हमें, Q तो हमने इसे दिया, कितना गिवन है Q चार्ज, पोटेंशियल कितना आया वो हम कैलकुलेट करेंगे हर बार, और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा। अब हमें यहाँ क्या चाहिए? कैपेसिटेंस चाहिए इसका। तो कैसे निकलेगा ये कैपेसिटेंस? Q चार्ज दिया हमने इसको, Q अपॉन दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हमें मान लीजिए कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? उसकी रेडियस को बढ़ा देंगे। तो कैपेसिटेंस 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, और R के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी बड़ी रेडियस होगी किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की उतना ही ज़्यादा हम चार्ज उसको दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, रेडियस बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा चार्ज दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे? क्योंकि उसका साइज बढ़ जाएगा। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि कैपेसिटेंस कब बढ़ता है, या तो साइज बढ़ा दीजिए आप, या फिर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसे आप चेंज कर दीजिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप चेंज कर दीजिए तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ हमने इसकी रेडियस बढ़ा देंगे तो इसकी जो चार्ज लेने की जो कैपेसिटेबिलिटी है या कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर हमें डबल करना है कैपेसिटेंस हमें डबल करना है तो हम क्या कर देंगे? रेडियस को डबल कर देंगे इसकी रेडियस को, तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, है ना? रेडियस डबल करने पर इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा? मीन्स हमें एक गिवन स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका हमें क्या इंक्रीज करना है? कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, डबल करना है। तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा उस टाइम इसका? जब कैपेसिटेंस C था, रेडियस कितनी थी इसकी? R। जब रेडियस R होगी तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई R क्यू। यही तो होता है वॉल्यूम किसी भी स्फेरिकल शेप का, है ना? स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई R क्यूब। अब हम इसकी रेडियस को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम? न्यू वॉल्यूम हो जाएगा 2R क्यूब। ठीक है, 2R क्यूब मीन्स 8R क्यूब। तो कहें कि पहले से 8 टाइम्स। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया? पहले कितना था वॉल्यूम? 4/3 पाई R क्यूब। तो जो न्यू वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं V1 है, ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना। ठीक है, ये V पोटेंशियल है, तो वॉल्यूम कितना बड़ा हो जाएगा उसका? 8 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इसकी रेडियस डबल कर देंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स कैपेसिटेंस बढ़ाना है। देखिए वॉल्यूम में अगर बात करें, कोई भी कंडक्टर है उसका हमें क्या इंक्रीज करना है? कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ाना होगा? हमें से 8 टाइम्स करना होगा। वॉल्यूम को 8 टाइम्स कर देंगे तो उसका कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को डबल करने से कैपेसिटेंस डबल नहीं होगा। ये बात हम समझा रहे थे कि वॉल्यूम को अगर डबल कर दें
वॉल्यूम को अगर हम डबल कर दें तो कैपेसिटेंस डबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको, कैपेसिटेंस डबल नहीं होगा अगर वॉल्यूम बढ़ा दें। कैपेसिटेंस कब डबल होगा? जब हम उसकी रेडियस को डबल करेंगे, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को डबल करें तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा, ये भी हम देख लेते हैं। अगर वॉल्यूम को डबल करें तो कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम को अगर डबल करें तो देखिए, वॉल्यूम अगर V था और उस टाइम रेडियस इसकी R थी, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया, 2V कर दिया, ठीक है, 2V कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? इनिशियल मान लेते हैं हम कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। तो वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करेगा ये, उसी हिसाब से ये हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए हम वॉल्यूम को डबल करें, है ना, वॉल्यूम को डबल करने पर कैपेसिटेंस कितना होगा वो अगर हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो रेडियस उस टाइम कितनी बढ़ जाएगी इसकी, वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। जब वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R क्यूब, स्टार्ट में ये है। अब हमने इसका 2V कर दिया वॉल्यूम, ठीक है, तो 4/3 पाई R 1 थी उस टाइम रेडियस, इस टाइम रेडियस R2 है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से रेशियो करके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस क्या रहेगी? R1/R2 और ये पावर 3 इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो R2 रेडियस कितनी होगी उसकी इस टाइम? 2 दिस, 2 यहाँ आ जाएगा और ये क्यूब है ही, और 2R1 क्यूब, है ना, इतनी रेडियस होगी। इसको हम और लिखें तो रेडियस कितनी करनी पड़ेगी उसकी हमें? ये 1/3 में पहुंच जाएगा, 2 1/3 और R1 रेडियस इतने टाइम्स उसकी इंक्रीज होगी वॉल्यूम डबल होने पर, है ना। वॉल्यूम V था, डबल कर दिया मैंने वॉल्यूम को, है ना, 2V। उस टाइम पर रेडियस R2 मान ली मैंने, तो उस टाइम पर रेडियस कितनी होगी? इतनी होगी रेडियस। तो पोटेंशियल कैपेसिटेंस भी उसका उसी हिसाब से चेंज होगा फिर, ठीक है। कितना होगा फिर पोटेंशियल? यहाँ पे ये वैल्यू लगाएंगे हम रेडियस की जगह। कैपेसिटेंस उसका अगर ये था, है ना, इनिशियल कैपेसिटेंस अगर ये था उसका दिस, ठीक है, तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा उसका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस 2 1/3, या फिर R2 लिख दीजिए, यहाँ पे सीधे R2 लिख दीजिए, और इनका रेशियो निकाल लें अगर हम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। C1 इक्वल्स टू अपॉन C2 इक्वल्स टू R1/R2, या फिर R1/R2 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यहाँ से 1/2 पावर 3, या फिर यहाँ से लगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, है ना, 1/2 भी लगा सकते हैं। R2 की यहाँ लगाएंगे हम R1 दिस 2 1/3 और R1 ये कैंसिल, तो C1 दिस और C2 ही पता करना है। फाइनल कितना है? C1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/1/3 से, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है वो इतना ही आएगा, 2/1 इसकी वैल्यू होती है 1.5, तो C2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 C1, है ना। वॉल्यूम डबल किया हमने, V था, वॉल्यूम को डबल करके 2V कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हुआ? इतना ही इंक्रीज हुआ, 1.5 C1, 1.25 आती है, सॉरी, इसकी वैल्यू 1.25, ओके। C2 इक्वल्स टू 1.25, इतने गुना उसका कैपेसिटेंस ही बढ़ पाएगा। वॉल्यूम को V से 2V कर दिया तो कैपेसिटेंस इतना ही बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? उसकी रेडियस को डबल करना है। इसकी रेडियस को अगर हम डबल कर देंगे, रेडियस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। इसका वॉल्यूम डबल करने से कैपेसिटेंस डबल नहीं होगा, ये हम चेक कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज, डबल कैसे होगा? वॉल्यूम 8 टाइम्स करना पड़ेगा इसका, वॉल्यूम 8 टाइम्स करेंगे तभी इसका जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो पाएगा किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि 1 फेरेड जिसके पास चार्ज है वो कंडक्टिंग बॉडी किस साइज की होगी, ये देख लेते हैं अभी हम यहाँ पे कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी जिसका 1 फेरेड कैपेसिटेंस है
है ना। 1 फैरेड कैपेसिटेंस है किसी कंडक्टिंग बॉडी का। देखिए अभी क्या निकाला हमने, C=4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये कैलकुलेट किया कैपेसिटेंस किसी भी स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी के लिए, है ना। क्लियर है ये बात, अभी जस्ट कैलकुलेट किया है हमने। R क्या है, इसकी रेडियस, ये रेडियस निकालना है कि ये कितना बड़ा रेडियस होगा इस कंडक्टिंग बॉडी का, इस कंडक्टिंग स्फीयर का कितनी रेडियस होगी जब 1 फैरेड चार्ज होगा, सॉरी कैपेसिटेंस होगा। मान लिया C=1 फैरेड है, 1 फैरेड इसका कैपेसिटेंस है, तो रेडियस निकालनी है हमें इसकी, सिंपल कितनी होगी, C=4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी देख लेते हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁹ होती है वैल्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁹ तो ये दोनों वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे। C मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब R निकालना है, सिंपल C की जगह 1 रख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह ये रख देंगे, 9 × 10⁹ R निकालना है, तो R कितना हो गया, R हो गया 9 × 10⁹ मीटर, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में किया है तो मीटर में ही आएगा ऑटोमेटिकली रेडियस। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि रेडियस इसका कितना बड़ा है, रेडियस देखिए 10⁹ ऑर्डर का है। जनरली जो अर्थ की जो रेडियस होती है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, यही तो होती है। इसको किलोमीटर में चेंज करें तो रेडियस कितनी होगी, ये 9 × 10⁶ किलोमीटर। देख रहे हैं आप यहाँ पर। इसके ऑर्डर की बात करें तो ये कितना होता है ना, 6000, या फिर कहें 6 × 10⁻³ ऑर्डर की बात करें तो ये है ऑर्डर 6 × 10⁻³ अर्थ रेडियस का, रेडियस ऑफ अर्थ, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो कितने ऑर्डर में है, 6 × क्योंकि 6000 की सिंपल 6000 मान के चल रहे हैं, अगर हम 6000 किलोमीटर भी है अगर रेडियस, तो ये होगी 10⁻³ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 10⁻³ इसका ऑर्डर देख रहे हैं आप 10⁻6। इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वैल्यू में तो कितनी हो जाएगी ये, 15 6 जा 90, ठीक है, इंटू 1500 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। 1500 से करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई इसमें 1500 से, 15 6 जा 90, और ये 2 और आ गए 0, 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। तो 9 × 10⁻6 किलोमीटर, वही वैल्यू मिल गई हमें। मीन्स अर्थ रेडियस का 1500 टाइम्स, अर्थ का जितना साइज है इसका 1500 टाइम्स रेडियस को हम अगर इंक्रीज कर दें, उतनी बड़ी कंडक्टिंग बॉडी चाहिए हमें। कितना चार्ज रखने के लिए, 1 फैरेड चार्ज रखने के लिए उतनी बड़ी बॉडी चाहिए जिसकी रेडियस कितनी होगी, 9 × 10⁻6 किलोमीटर, इतनी रेडियस होगी। मीन्स अर्थ का भी 1500 टाइम्स रेडियस होगी इस कंडक्टिंग बॉडी की, तब जाके 1 फैरेड चार्ज वो होल्ड कर पाएगी वो कंडक्टिंग बॉडी। तो आप देख रहे हैं कि कंडक्टिंग बॉडी कितनी अनफिट रहती है, इम्प्रैक्टिकल रहती है ना। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता इतनी बड़ी बॉडी को, है ना। कैसे, कहाँ से क्या होगा, सिंपल सी बात है, अर्थ पे ही है हम, है ना, उसकी उतना ही और ज़्यादा बड़ी होगी, कहाँ रहेगी वो बड़ी, है ना। तो कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस 1 फैरेड रखने के लिए बहुत बड़ा बॉडी हमें चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ी। सिंगल कंडक्टर से काम नहीं चलेगा हमारा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसका साइज जो है अनफिट रहेगा, कहीं भी हम उसे नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज नहीं होता है, हम क्या करते हैं, इसके पास एक नेगेटिव प्लेट ले आते हैं, जो कि अभी मैंने बताया था आपको, एक पॉजिटिव प्लेट होती है कैपेसिटर में, एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है। अब हमें ज़रूरत पड़ी कैपेसिटर की, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होगी और एक नेगेटिव प्लेट होगी, जिससे हम पोटेंशियल कम कर देंगे बीच का। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा मीन्स उसका जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या फिर वो चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, उससे पोटेंशियल गिर जाएगा, पोटेंशियल गिरने से किसी दूसरी बॉडी का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, वो उतना ही चार्ज ले पाएगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा कैलकुलेट करने का, अभी हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर कैलकुलेट किया है, नेक्स्ट हम लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट हैं दो, है ना, इनसे जो बना कंडक्टर
जो कैपेसिटेंस है उसका, जिसके पास मतलब वो चार्ज को वो होल्ड कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट होगा, उसका हम क्या पता करेंगे, कैपेसिटेंस पता करेंगे, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता करेंगे, या फिर कहें कि उस कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस पता करेंगे, है ना। ठीक है, तो ये आज हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस था, स्फेरिकल कैपेसिटर का निकाला फिलहाल हमने, और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा हमने, और कैपेसिटर का हमने यहाँ से बेस बना दिया कि कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों है, और आप यहाँ से इस चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास उतनी ही चार्ज की एक और नेगेटिव प्लेट है, वो कैपेसिटर होता है, उसका हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आज का कंप्लीट। ठीक है, इससे पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ेंगे इसका। ठीक है, एक और लेक्चर हमें देना पड़ेगा, वहाँ तक आप ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को भूलना नहीं है किसी भी चीज़ को। वहाँ हम जो चार्ज देंगे, देखिए अभी सेकंड लेक्चर आएगा, उससे पहले एक लेक्चर अभी हमें और करना पड़ेगा, तब तक आप 1 रहेगा ये, इसके बाद ये 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए निकालेंगे हम। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, पहले तो उसको समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि जो हम चार्ज देंगे, दो हम सेम साइज की, इसका एरिया भी ए होगा, इसका एरिया भी ए होगा, इसको हम +q चार्ज देंगे, इसको -q चार्ज देंगे, है ना। तो जो चार्ज हम देंगे प्लेट्स को, इसके पास जो चार्ज आता है वो इनसाइड ही रहता है, और इसके पास भी जो चार्ज आता है वो भी इनसाइड रहता है, उतना ही चार्ज, है ना। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, पहले मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे एक लेक्चर में, उसके बाद हम जो थर्ड लेक्चर आएगा, आज के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम पता करेंगे कि क्यों इसके इनसाइड रहता है पॉजिटिव चार्ज, क्यों इसके इनसाइड रहता है नेगेटिव चार्ज, इस साइड में चार्ज क्यों नहीं रहता, इस साइड में, क्योंकि प्लेट है ये, इस साइड में चार्ज क्यों नहीं रहता प्लेट में, है ना। केवल इनसाइड पार्ट जो होती हैं दोनों ही प्लेट के, वहीं पर चार्ज रहता है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, साथ ही एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम, जिसमें बहुत एक और प्लेट होगी, है ना, उसके थ्रू हम पता करेंगे कि इनके पास जो चार्जेस रहते हैं कितने रहते हैं, है ना। अगर सेम अमाउंट में अगर हम चार्ज दे रहे हैं और अलग अलग चार्ज दे रहे हैं, तो ये अलग अलग रहती हैं, इसकी वैल्यू तो ये इनके बीच में ही रहता है चार्ज, है ना। अगर सेम अमाउंट में चार्ज दे रहे हैं, अगर डिफरेंट अमाउंट में चार्ज देंगे तो बीच में नहीं रहेगा, तो इस साइड में भी आ जाएगा चार्ज, इस साइड में भी आ जाएगा चार्ज। लेकिन अगर सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं तो इनसाइड ही रहता है, बस। इस बात को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे पहले, उसके बाद हम पता करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।